कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो हम देखो सबसे पहला जो हमने अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेसिकली कौन कौन से हमारे पास मेथड है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेथड देखा उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चन, मतलब तीनों से मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं रहा, मैं और डिफरेंट टाइप के मैं और क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर वहाँ पे सेम टाइप के क्वेश्चन करना। अभी देखो जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं वहाँ पे करा रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दूंगा ना उसको क्या करना, अच्छे से सॉल्व करना ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में मेथड होता है कि हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो सेकंड मेथड इसका नाम है ग्राफिकल मेथड। अभी ग्राफिकल मेथड है क्या, देखो ग्राफिकल मेथड बेसिकली है ना, अभी जितने भी तुमने ग्राफ पढ़ा वापस से सारे कुछ रिपीट यहाँ पे होने वाला है। मैं एक बार सारा ग्राफ यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे तुम ग्राफ को देख के ये बता सकते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में तुम्हें कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। क्या क्या याद करने पर सबसे पहले जो है nth ऑर्डर में मैंने ये बताया था कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी कोई भी ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर का तुम्हें ग्राफ गिवन हो तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो। मैंने उसका ट्रिक बताया था, आई होप सो याद होगा। नहीं भी याद है तो यहाँ से वापस एक बार रिकॉल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ ग्राफिकल मेथड में किसके किसका ग्राफ बनता है। देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हो। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ CUNC, ठीक है। दूसरा तुम बना सकते हो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। देन तुम थर्ड ग्राफ बना सकते हो। ऐसे सोन बहुत सारे ग्राफ बना सकते हो। वन अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बना सकते हो। फोर्थ बना सकते हो तुम वन अपॉन कंसंट्रेशन का स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो वर्सेस टाइम, ठीक है। वर्सेस टाइम यहाँ पे लगाना भूलिए। जैसे फिफ्थ सोन ऐसे वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 3 वर्सेस टाइम, ऐसे सोन क्या होगा चलता जाएगा वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एंड किसी का भी तुम ग्राफ बना सकते हो। वन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर 100 का ग्राफ बना सकते हो वर्सेस टाइम, ठीक है। तो तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे ग्राफ, तो पहले तो कुछ ग्राफ तुम्हें लाना चाहिए किसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दिमाग में फिट होना चाहिए, देख के बता सको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा तुम्हें यहाँ पे ये फिट होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये दोनों ग्राफ फिट होना चाहिए। बाकी अगर कोई भी ग्राफ उसके अलावा गिवन है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ अगर मुझे यहाँ पे मेंशन होगा तो मुझे सिंपली क्या करना है, हम उसको देख के कैसे देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। ये मैंने एक ट्रिक बताया था nth ऑर्डर में जो मैंने वहाँ पे ग्राफ लिखा था। आई होप सो याद होगा कि कैसे तुम, अगर किसी ने बोला कि तुम्हें लेटेस्ट से 100th ऑर्डर है उसको तुम्हें ग्राफ बनाना तो कैसे बनाओगे, मैं उसका ट्रिक बता चुका हूँ ऑलरेडी। याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो तो यहाँ पे एक बार रिकॉल होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहा हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा, उसी को मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कंसंट्रेशन वर्सेस कंसंट्रेशन को मैं इससे इंडिकेट करूँगा वर्सेस टाइम। तुम्हें ये बताना किसका ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये किसका ग्राफ है, कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दे दिया और यहाँ पे एंगल थीटा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ किस ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सो ऑन, जीरो ऑर्डर किसका ग्राफ है ये कैसे याद होगा। अगर ये पुराने चीज़ें अगर तुम्हें याद होगा, रिवाइज होगा तो ठीक है, तो ये सब कुछ याद होगा। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मैं ग्राफ बना के दे दिया, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है। तो याद करो क्या हो, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है, या तो दो ही हो सकता है, या तो किसका, या तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है या फिर जीरो ऑर्डर का होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। एंड जीरो ऑर्डर में किसका ग्राफ होता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होता है। मतलब ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ग्राफ को देख के तुम्हें बताना आना चाहिए कि किसका ग्राफ बना हुआ है। नेक्स्ट मैं तुम्हें ग्राफ दे रहा हूं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन या फिर लॉग ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ एंड ये अगेन स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव। सो ये बताओ किसका ग्राफ है, या तो याद ये फिट ही होगा दिमाग में। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होगा तो किसका ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब बाकी कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो एक चीज बताऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन क्या होगा कि कुछ भी यहाँ पे ए से ए प्लस बी बना के कुछ प्रोडक्ट बना रहा होगा, तुमसे पूछेगा ये बताओ ये किसका ग्राफ है, जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, किसका सोन है। तो ये याद रखना, जीरो ऑर्डर का ग्राफ नेगेटिव स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप हो गया, समझ जाना किसका जीरो ऑर्डर का। लेकिन याद रखना कंसंट्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ होता है। अच्छा अब नेक्स्ट मैं ग्राफ दे रहा हूँ। मैं तुमसे एक बात बस एक चीज़ को रिकॉल कराना चाहता हूँ। अगर nth ऑर्डर का तुम्हें ग्राफ बनना है, कोई भी nth ऑर्डर हो, किसी भी ऑर्डर का nth ऑर्डर, अगर तुम उसे ग्राफ बनना हो कैसे बनाते हो, इसका शॉर्टकट मुझे बताओ फटाफट क्या होता है। सबसे पहले मैं ऐसे एक लाइन बनाता हूँ, टुडक ऊपर में ऐसे यहाँ से ये एंगल में देता हूँ कितना, थीटा। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ टाइम। अच्छा ये बताओ इसके बीच में जो गैप होता है, गैप हम कैसे निकालते हैं, इसका गैप का फॉर्मूला होता है निकालने का 1/a0 की पावर n-1 और ये y एक्सिस है। y एक्सिस में हम किसका ग्राफ बनाते हैं, याद करो 1/कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन की पावर n-1। ये अगर मुझे किसी भी ऑर्डर का ग्राफ बनाना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के मुझे किसी भी ऑर्डर का ग्राफ बनाना है, तो सिंपली मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं पता कर सकता हूँ किसका ग्राफ है। जैसे तुम्हारे सामने ये रहा स्क्रीन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं इस पर लेटर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बताना है कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। मान लो 1/, मैंने चलो कंसंट्रेशन दे दिया, 1/कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया।
एंड ये कुछ इस तरीके से है, ये एंगल थीटा गिनर। यहाँ पे ये मैंने यहाँ ये भी गैप भी नहीं है, बताओ किसका ग्राफ है। 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, ये टाइम है ठीक है, टाइम 1 कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना, और ये मैंने ऐसे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ किस ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का, किसका ग्राफ है, कैसे पता चलेगा। सिंपली अगर मुझे फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का अगर मुझे पहचाना तो एकदम ईजी ट्रिक है, फटाफट बता दूंगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन बाकी फर्स्ट और जीरो ऑर्डर का छोड़ के किसी का भी अगर मुझे ग्राफ को चेक करना है कि किसका ग्राफ है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा। मैं ये सोचूंगा 1 यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो मैं क्या समझूंगा, पावर कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 पावर किसका हो सकता है, अगर यहाँ पे 2 रहा होगा 1 कंसंट्रेशन, अगर यहाँ पे n की जगह 2 रहा होगा, 2 - 1 करूंगा तभी तो मेरे पास क्या होगा, 1 कंसंट्रेशन है। मतलब कि यार ये 120%, ये n की वैल्यू मैंने क्या पुट किया 2, मतलब कि ये ग्राफ किसका होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। कैसे, एक शानदार ट्रिक बताऊं, कभी भी याद रखना, जैसे तुम्हें फोर्थ ऑर्डर का ग्राफ बनाना है, किसी ने बोला फोर्थ ऑर्डर का जैसे लेटेस्ट से ग्राफ बनाना, हमेशा याद रखना यहाँ पे जो उसका वाई एक्सिस होगा हमेशा 4 से क्या होगा, एक कम वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ग्राफ है, देखो यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। अगर इसका तुम गैप निकालना चाहो तो ये भी कितना होगा, 1/a0 होगा। क्यों, क्योंकि n-1 पुट करोगे तो 2 की जगह n की जगह 2 रखोगे, 2 - 1 करो कितना होगा, 1। तो मतलब एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी का भी 0 और 1 के अलावा तुम्हें किसी का भी ग्राफ बनाना हो या फिर देख के पहचानो किसका ग्राफ है, तो हमेशा ये सोचना, जैसे कोई बोले 10th ऑर्डर का ग्राफ बताओ क्या, तो समझ जाना उससे कहो एक वैल्यू कम कर दो, एक पीछे चलो 9th, मतलब कि उसका पावर क्या होगा, हमेशा 9 होगा। जैसे नहीं समझ में, एक और एग्जाम्पल देखते चलो, अपने आप समझ में आएगा। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ 1 कंसंट्रेशन की पावर लेटर से मैं 6 दे रहा हूँ, एंड ये कुछ इस तरीके से, ये थीटा एंगल है एंड ये टाइम। मैं ये जानना चाहता हूँ किसका ग्राफ है, बिना ये फॉर्मुला भी बिना अप्लाई किए तुम बता सकते हो चुटकी के अंदर, कैसे, एकदम शॉर्टकट। हमेशा तुम्हें ये जानना है कि किसका ग्राफ हो। ये 6 है, समझ जाओ यहाँ पे कितना क्यों ना 6, इसे एक डबल कर दो, 6 के आगे क्या नंबर क्या आता है, 7 आता है। समझ जाओ किसका ग्राफ है, 7th ऑर्डर का ग्राफ है। क्यों, तूने शॉर्टकट से कैसे बोले, देख मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई यहाँ पे कंसंट्रेशन के पावर 6, 7, 8 कुछ भी यहाँ पे गिवन हो, अगर तुमसे पूछे कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, जो भी यहाँ पे नंबर गिवन हो उससे एक नंबर बढ़ा दो, क्या होगा, उसी ऑर्डर का ग्राफ होगा। कैसे, देख अब तुम्हें इसको पूरा प्रोसेस से करना चाहिए तो प्रोसेस से करो, चेक करो। ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को कैसे चेक करते हैं, 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 से मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे कितना 6 है, यार 6 कैसे आएगा, 7 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो 6 आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 1 कंसंट्रेशन, n की जगह पुट करूँगा 7 -1, तभी क्या होगा 1/6 कंसंट्रेशन, 1 क्या होगा कंसंट्रेशन की पावर 6, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ 7, तो ये क्या किसका ऑर्डर का ग्राफ होगा, 7th ऑर्डर का। या तो तुम ये फॉर्मूले से पुट करो या फिर तुम देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि किसका ग्राफ है, कुछ मत करो, सिंपली जिसका भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है 7, 8, 9, 10 जो भी है उससे एक वैल्यू बढ़ा दो, क्या होगा उसी ऑर्डर का क्या वो ग्राफ है। बाकी फॉर्मूला भी तुम इससे भी चेक कर सकते हो किस ऑर्डर का ग्राफ है। ये गैप निकालना है, अगेन कितना होगा 1/a0 की पावर कितना होगा 6 हुआ। क्यों, 7 - 1 करो कितना होगा 6 हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ग्राफ, जैसे मान लो 1 कंसंट्रेशन की पावर लेटर से चलो मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, वर्सेस टाइम। अब यार तो चुटकियों में बता दो किसका ग्राफ है, कौन से ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, इसका इस ग्राफ का ऑर्डर क्या हो। सिंपल, इस नंबर का एक नंबर आगे बढ़, 3 के आगे क्या होता है 4, क्या होगा 4th ऑर्डर का ग्राफ होगा। अच्छा ये तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, मुझे यहाँ पे गिवन है 1 कंसंट्रेशन की पावर क्यूब, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कौन सा ऑर्डर ग्राफ होगा, सिंपली फॉर्मूला पुट कर दूंगा 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 होता है, बिल्कुल सही। तो 1 कंसंट्रेशन, यहाँ पे 3 है, 3 लाने के लिए मुझे क्या पड़ेगा, 4 में से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी 3 आएगा। सिंपली क्या करूँगा 4 - 1, मतलब कि मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 4 पुट कर रहा हूँ, तो मीन्स ये ऑर्डर, तो n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 4 पुट कर रहा हूँ। 4 पुट करने का मतलब क्या है, जो ग्राफ है वो किस ऑर्डर ग्राफ है, 4th ऑर्डर ग्राफ है। सिमिलरली ये कितना निकल गया 1/a0 की पावर 4 - 1 करो कितना हो गया 3 हो गया, सिंपल। मतलब एक नंबर तुम जो भी यहाँ पे गिवन है उससे एक नंबर एक वैल्यू बढ़ा दो, क्या होगा उस ऑर्डर का तुम्हें ग्राफ होगा। बाकी अगर तुम्हें प्रोसेस से जानना है तो सिंपली प्रोसेस से जानने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 होता है। अब ये सोचो दिमाग में, जैसे यहाँ पे 1 कंसंट्रेशन की पावर अगर मान लो 10 गिवन होता, तो ये मन में सोचो फॉर्मूला पुट करो 1 कंसंट्रेशन n-1 होता है, n की जगह मैं क्या पुट करूँ सच दैट मेरे पास 10 हो जाए। यहाँ तो -1 फिक्स है, अब तुम्हें 1 में से तुम्हें 10 लाना है, 10 लाने के लिए यहाँ पे 1 में से क्या से सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे जिससे 10 आ जाए, तो 11 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ 10th आ जाएगा, मतलब कि इसका ऑर्डर क्या होगा 11th होगी। एक तो शॉर्टकट क्या है, इससे एक वैल्यू बढ़ा दो आगे कर दो, वही क्या होगा तुम्हारा ऑर्डर होगा। लेकिन बाकी प्रोसेस से भी तुम जान सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था देखो, उसने पूछा था P + Q कुछ प्रोडक्ट दे दिया था, ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट और कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स 1 बनना था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया उसने, कंसंट्रेशन वर्सेस
टाइम का ग्राफ पूछ लिया और ये ऐसे करके बना के दे दिया, पूछा इसने ये बताओ किसका ग्राफ हो, तो ये हमेशा देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, क्या है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, किसका होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ हो, एकदम सिंपल सा टिक मार का जो। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है ग्राफ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुम्हें ग्राफ बना के दे देगा, तुमसे पूछेगा इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, जैसे ऐसे कुछ ग्राफ दे देगा 1 कंसंट्रेशन की पावर 99 दे दिया वर्सेस टाइम दे दूँ और कुछ ऐसे बना दो, मैंने पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपली एक वैल्यू बढ़ा दो क्या होगा 100th ऑर्डर का क्या होगा ग्राफ होगा, सो सिंपल है दैट। मतलब कि तुम ग्राफ देख के ये पहचानना आना चाहिए किस ऑर्डर का ग्राफ है, 0 और 1 का दिमाग में फिक्स हो जाएगा, बाकी किसी का भी अगर मुझे निकालना है तो सिंपली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, या फिर एक शॉर्टकट क्या है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है उससे मैं एक वैल्यू बढ़ा दूंगा क्या होगा, उसी ऑर्डर का क्या होगा मेरे पास ग्राफ होगा। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं हम पहचान सकते हैं ग्राफ को, कि ग्राफ को देख के हम ये बोल सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का मेरा ग्राफ है। तो आई होप समझ में आ गया हो कि तुम्हें कोई भी ग्राफ गिवन हो, मैं ग्राफ देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, अगर 0 और 1 का तो मुझे दिमाग में फिट कर लेना, बाकी किसी का भी ग्राफ ना हो तो सिंपली मैं ये वाला क्या करूँगा फॉर्मुला यूज करूँगा 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 1 ए नॉट की पावर n-1। जैसे ये गिवन था, अगर मान लो मैं एक और ग्राफ दूँ 1 कंसंट्रेशन की पावर 8 दे दूं और वर्सेस टाइम, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये पूछे इसका ग्राफ किसका है, सिंपली एक वैल्यू बढ़ा दो 8 है क्या होगा 8 क्या होता है 9 होता है, 9th ऑर्डर ग्राफ चेक करना है। देखो फॉर्मुला पुट कर दो 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 होता है, n की जगह मैं क्या पुट करूँ सच दैट 8 हो जाए, तो 8 - 1 अगर मैं करता हूँ तो कितना होगा 7 हो जाए, गलत हो गया। तो 1 कंसंट्रेशन, देखो अगर मैं 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था 1 कंसंट्रेशन की पावर n-1 होता है, ये -1 तो फिक्स रह गया। अब तो मैं 8 है, 8 कैसे लाऊंगा, n को n के यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूँ सो दैट 8 आ जाए, तो अगर मैं 9 पुट करूंगा 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो 8 आ गया, तो ऑर्डर क्या होगा 9th हो गया। सो सिंपल एज दैट, तुम फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो कि किस ऑर्डर का ग्राफ है, एंड तुम सिंपली डायरेक्टली भी बोल सकते हो कौन से ऑर्डर ग्राफ है, सिंपली एक वैल्यू से बढ़ा दो क्या होगा, वो तुम्हें क्या होगा उसका उस ग्राफ का ऑर्डर दे रहा हो। तो ये सेकंड मेथड होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में देखो 0 और फर्स्ट ऑर्डर का हमें याद होना चाहिए, बाकी किसी का भी मुझे ग्राफ अगर निकालना है एक तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं, और या फिर इस फॉर्मूले को देखो और एनालाइज करो कि अच्छा है किस ऑर्डर का ग्राफ का, थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं। तो आई होप तो समझ में आ गया कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ग्राफिकल मेथड से हम कैसे किसी भी ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि उस ग्राफ का ऑर्डर क्या है। ये हमारा क्या था सेकंड मेथड था। नेक्स्ट जो इसमें मेथड होता है उसका नाम होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या फिर हम उसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। थर्ड जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड हम उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, या फिर बोला जाता है, या फिर हम इसे हिट एंड ट्रायल में। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है ऑलरेडी बता चुका, कोई वैल्यू पुट करो, अगर आंसर आगे सही है फिर नहीं आया तो दूसरा वैल्यू पुट करो, फिर तीसरा वैल्यू पुट करो, सो ऑन ऐसे करके क्या हो, तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू पुट करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड याद है हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था, मैंने इसका अप्रोच भी बताया था कि सबसे पहले चेक करो कि जीरो, सबसे पहले मान लो जो भी रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फिर उसको क्या करो की का वैल्यू निकालो दोनों का, अगर दोनों का की का वैल्यू अगर सेम आ गया तो बोलो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो सिंपली करो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फिर उसको सॉल्व करो, सो ऑन ऐसे हमें करना होता है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो इसका कोई थ्योरेटिकल नहीं है, तुम्हें सिंपली क्या होगा कुछ इस टाइप से टेबल बना होगा, क्वेश्चन को देखो पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ इस टाइप का टेबल बना होगा, यहाँ पे तुम्हें कंसंट्रेशन नो डाउट गिवन होगा वर्सेस टाइम तो तुम्हें गिवन होगा, यहाँ पे टी हाफ नहीं यहाँ पे टाइम होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पता चला इसको टी हाफ में, तुम्हें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का तुम्हें बीच में टेबल गिवन होगा, ये तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन होगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं इसको इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कई बार, तुम्हें क्या वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में तुम्हें टेबल बना के दे देगा और तुमसे ये बोलेगा, और मिनिमम याद रखना मिनिमम तीन वैल्यू तो तुम्हें गिवन ही होगा, मिनिमम एटलीस्ट यहाँ पे पुट कर लो, एटलीस्ट मिनिमम 3 वैल्यूज तो तुम्हें गिवन ही होगा, एटलीस्ट मिनिमम 3 वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे 3 वैल्यू तो हो गए, 3 से ज़्यादा हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 3 वैल्यू तो तुम्हें यहाँ पे गिवन ही होगा। तुम्हें क्या हो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में कुछ डब्बा इस टाइप का बना के दिया होगा, तुम्हें यहाँ पे बताना हो कि इसको देख के तुम्हें ये बताना हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। कैसे बताओगे, सिंपल सा कुछ मत करो, जैसे याद है जोड़ी बनाते थे, यहाँ पर भी जोड़ी बनाना होगा, देखो पहले और दूसरा इन दोनों को आपस में एक जोड़ी बनाओ, एंड एक क्या करो इसके साथ एक पहला और तीसरे के साथ जोड़ी बना लो, बस काम खत्म। पहले इन दोनों को जोड़ी बनाओ, इसको सॉल्व करो, फिर क्या करो इन दोनों को जोड़ी बना के क्या करो सॉल्व कर दो, बस अपने आप खत्म हो जाए कहानी। मतलब कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना, इस पहला और दूसरा इसको एक जोड़ी बनाना, फिर क्या करना पहले और तीसरा इसको एक जोड़ी बनाना, इन दोनों को जोड़ी को बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप क्या हो तुम्हारे पास आंसर आएगा। देखो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ क्या करना है। स्टेप्स पहले तुम ये एज्यूम करो कि जो रिएक्शन है वो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो तुम ये एज्यूम करोगे फर्स्ट, पहला स्टेप क्या हो फर्स्ट वी एज्यूम, या फिर तुम एज्यूम करो फर्स्ट वी एज्यूम रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। तुम ये एज्यूम करो कि जो हमारा रिएक्शन है वो क्या होगा, ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका तुम क्या करोगे सेकंड स्टेप में
तुम्हें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर टी का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला क्या होता है टी का, याद करो 2.303, इतनी जल्दी भूल गए सब, 2.303 डिवाइड बाई के लॉग याद है ए नॉट अपॉन कितना होता है ए होता है। यहाँ से तुम क्या करोगे, अगेन के वैल्यू निकालो, के लिए क्या करोगे, यहाँ से इस फॉर्म बाय यूजिंग दिस फार्मूला, मैं पूरा एक एक स्टेप लिख ही देता हूँ ताकि कभी भूलो ना। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के कैसे निकालो, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और टी को यहाँ भेज दो, तो के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 डिवाइड बाय टी। देखो क्वेश्चन कराऊंगा ना सबको समझ में आ जाएगा, पहले लिखते चलो ए नॉट अपॉन ए, यहाँ से के निकालोगे, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, दो के का वैल्यू निकालना है, एक तो यहाँ से के का वैल्यू निकालेगा और एक क्या होगा यहाँ से दो के का वैल्यू निकालना है। फाइंड थर्ड स्टेप में क्या करोगे, फाइंड टू वैल्यूज ऑफ के यूजिंग टू सेट्स ऑफ डेटा, मीन्स दो पेयर या फिर टू पेयर्स लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, टू पेयर्स ऑफ डेटा। दो पेयर को उठा के तुम सिंपली क्या करो, के का वैल्यू निकालोगे, फिर अगेन दो पेयर को उठा के का वैल्यू निकालोगे। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया, फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम। याद करो इस टाइप को हमने क्वेश्चन देखा था, हमने वहां पे पहले किसको अप्रोच किया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एज्यूम करें। इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम देन अवर एजप्शन इज ट्रू, जो हमने एजप्शन माना वो ट्रू है। अवर मतलब कि रिएक्शन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, देन अवर एजप्शन इज ट्रू। अगर तुमने जो यहाँ पे जो एज्यूम किया है कि अगर तुम्हारे पास दोनों का के का, इसका इस पेयर और इन दोनों का पेयर का अगर वैल्यू सेम आ गया के का, तो तुम ये बोलोगे कि तुम्हारा रिएक्शन है, जो एजप्शन माना वो क्या एकदम सही है, मीन्स रिएक्शन के तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर नहीं आया, अगर मान लो यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ के इज नॉट इक्वल, देन क्या करोगे, इफ द वैल्यू ऑफ के इज नॉट इक्वल देन कुछ नहीं करना, एज्यूम करो कि रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर, देन एज्यूम रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर क्या करो, अगर के का वैल्यू दोनों का सेम नहीं है तो तुम क्या एज्यूम करो कि रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसका अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, उसका क्या करोगे, अगेन यहाँ से क्या करोगे, ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी, भूल गए यहाँ से क्या करोगे, के का वैल्यू निकालोगे। के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करो, ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। अगेन यहाँ पे वही फाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैं लिख भी देता हूँ, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ से पूरा स्टेप, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो तुम क्या बोलोगे, दोनों का अगर के का वैल्यू सेम आ गया तुम बोलोगे क्या हमारा एजप्शन ट्रू है। अगर नहीं आया तो फिर थर्ड स्टेप, अगर नहीं आया तो क्या मानोगे, रिएक्शन कैसा है, फिर जीरो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, फिर मानो रिएक्शन कैसा, सेकंड ऑर्डर मानोगे। अगर सेकंड ऑर्डर में भी अगर मान लो की का वैल्यू सेम नहीं, फिर क्या करोगे, थर्ड ऑर्डर मानोगे। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, जीरो या फर्स्ट ऑर्डर दोनों में से कोई ना कोई में आ ही जाता है। तो देखो यहाँ पे स्टेप क्या होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो पेयर को सेलेक्ट करना। पेयर को सेलेक्ट करके तुम एज्यूम करोगे जो रिएक्शन है कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद क्या करोगे, दोनों से के का वैल्यू निकालोगे। के का वैल्यू निकालने का तुम ये एज्यूम करोगे, के का वैल्यू निकालने का तुम ये चेक करो क्या दोनों का के का वैल्यू सेम है। अगर आ गया सही सेम तो तुम बोलोगे रिएक्शन जो हमने एजप्शन मान ट्रू है। अगर नहीं आया तो सिंपली क्या करोगे, उसको वापस से, नहीं है तो वापस से क्या मानूंगा, इस रिएक्शन को मैं जीरो ऑर्डर मानूंगा, फिर वहां से के का वैल्यू निकालूंगा, फिर सोन ऐसे सॉल्व करता चलूंगा। अब देखो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, नाम ये हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, तुमने कोई वैल्यू को पुट किया, अगर आंसर सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दूसरा वैल्यू पुट करो, फिर तीसरा वैल्यू पुट करो, ऐसा सोन चलता रहता है। इसी मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो, मैं बता रहा हूँ पूरा। एक चीज हमेशा देना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में होगा, तभी जाके तुम ये वाला मेथड अप्लाई करोगे। हर जगह मत अप्लाई करना। और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की जैसे टेबल बना के तुम्हें दे, तभी जाके क्या करोगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से सॉल्व करना, अदरवाइज मत करना। पता चला इस टी टाइम को तुम टी हाफ समझना है, ये टी क्या है, टाइम है पूरा, टाइम। ये हाफ टाइम नहीं, मैं वापस लिख रहा हूँ, ये हाफ लाइफ या फिर हाफ टाइम नहीं है, याद रखना हमेशा। ये टी क्या है, टाइम को हम इंडिकेट करें। ये क्या इंडिकेट है, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की अगर कभी भी टेबल बना के मुझे दे तो सबसे पहले मैं एक पेयर को सेलेक्ट करूंगा, फिर दूसरे पेयर को सेलेक्ट करूंगा, और फिर बाकी जो मैंने स्टेप बताया वो तुम्हें करना है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या होगा। तो लेटेस्ट से चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए से मान लो कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तुम्हें यहाँ पे टेबल की बना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में बना हुआ है। जब मान लो कंसंट्रेशन 50 था तो टाइम उसे लग रहा था 0। अच्छा, जब कंसंट्रेशन 30 था तो उसे टाइम लग रहा था कितना, 10। जब कंसंट्रेशन 18 था तो टाइम लग रहा था उसे कितना, 20। तुमसे पूछा गया फाइंड द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो अभी तो तुम क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड करो तो तुम्हें पता चला अच्छा ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्वेश्चन है, ये ग्राफिकल मेथड है, ये हमारा हाफ लाइफ क्वेश्चन। लेकिन जब क्वेश्चन मान लो सारा मिक्स हो जाए तो कैसे पता चलोगे कि किसका क्वेश्चन है। देखो अगर हाफ लाइफ का होगा तो तुम्हें पता है क्या होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ के बीच में ग्राफ होगा, टी हाफ के बीच में टेबल होगा। अगर ग्राफिकल मेथड तो मैं ग्राफ गिनूंगा, अगर इंटीग्रेटेड रेट लो या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड हो तो हमेशा देगा टेबल किसके किसके बीच में होगा, टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में क्या होगा, टेबल होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लो का क्वेश्चन है या फिर हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, सो ऑन, ऐसे हम इसको पता करते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यार, मुझे साफ साफ पता चला ये एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्वेश्चन है। अच्छा इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मुझे क्या सिखा गया कि सबसे पहले मैं कोई दो पेयर को सेलेक्ट करूँ, तो पहला एक तो पेयर ये बनाऊंगा और दूसरा क्या करूंगा, इसके साथ ये वाला पेयर बनाऊंगा। पेयर अप बना लिया, पेयर अप बनाने का क्या करना है, मैं एज्यूम करूंगा, पहला स्टेप क्या था एज्यूम, मैं एज्यूम करूंगा कि जो मेरा रिएक्शन है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेट एज्यूम रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ये एज्यूम कर लो कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा हमने ये एज्यूम किया जो हमारा रिएक्शन है वो कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एज्यूम कर ले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का तुम्हें करना क्या था कि क्या तुम्हें वैल्यू निकालना था, कि क्या वैल्यू कैसे निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, अभी जब जस्ट मैं फॉर्मूला लिख के आऊँ, ए नॉट अपॉन कितना होता है, ए होता है। अच्छा ये होता है यहाँ पे फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे क्या करके तुम्हें वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले तुमने पेयर कौन सा सेलेक्ट किया, ये वाला पेयर तुमने क्या क्या सेलेक्ट किया, यहाँ पे साइड में लिख लो इसको 50 30 0 10 कंसंट्रेशन एंड टाइम। यहाँ पे साइड में से टेबल भी बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है एग्जामिनर को। ठीक है बना लिया तुमने, ये वाला पेयर क्या क्या सेलेक्ट किया। अभी इस पेयर से तुम्हें क्या करना है, क्या वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे किसी को तुम्हें यहाँ पे क्या एज्यूम करना, ए नॉट एज्यूम करना पड़ेगा, ए एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट से तुमने यहाँ पे इसको चलो ए नॉट मान लेते हैं, किसी को भी ए नॉट मान सकते हैं, एंड इसको मैंने ए मान लिया, मीन्स फर्स्ट वाले को मैंने ए नॉट माना एंड सेकंड वाले को क्या ए मान लिया। किसी को भी तुम मान सकते हो, अपने ऊपर चॉइस है, तुम्हारा मन अगर 30 को तुम ए नॉट मानो तो मान सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँ जो पहले रहता है ना उसको तुम ए नॉट मानो, नेक्स्ट वाले को क्या करो ए मानो, ये मान लिया। अब हम एक एक करके यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, के इक्वल टू कितना हो गया 2.303 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे एक सवाल आया यार टाइम में किसका पुट करूँ, जो टाइम है यहाँ पे टाइम में मुझे किसका पुट करना पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन आ गया। तो टाइम हमेशा देखना जो सेकंड वाला होगा ना उसका टाइम हमेशा पुट करना, मीन सेकंड वाले का टाइम कितना गिवन है तुम्हें 10 पुट कर दो इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई लॉग ए नॉट तुम्हें कितना गिवन है 50, ए तुम्हें कितना गिवन है 30 सॉरी पुट कर दिया। अब इसको तुम काटा खोटी करना चाहते तो 0 से 0 नहीं पड़ गया, बचा कितना के इक्वल्स टू 2.303 बेस में 10 लगाना भूल गया था मैं, ठीक है बेस में 10 लगा देना डिवाइड बाय 10 लॉग 10 और ये तुम्हारे पास बचा हुआ कितना 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है इसको नाम दो पहला इक्वेशन। यहाँ से तुमने इन दोनों को यूज़ करके तुमने के वैल्यू निकाल, आगे इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करो सेकंड पेयर को सॉल्व करो। सेकंड पेयर तुम्हारे पास क्या है, टाइम हमेशा टाइम तुम्हें किसका लिखना है, जो सेकंड वाला जो वैल्यू होगा उसका हमेशा मुझे टाइम लेना है, मीन जो ए होगा उसका हमेशा मुझे क्या करना है टाइम लेना है। याद रखें अपन मीन टाइम में किसका वैल्यू पुट करूँगा, जो सेकंड वाला होगा मुझे हमेशा उसी का क्या करना है टाइम का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी इसमें कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं, बस थोड़ा समझना है बाकी काम हो जाएगा। सिमिलरली सेम एज इट इज मैं क्या करूँगा, अपना जो सेकंड पेयर है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। तो अपना जो सेकंड पेयर उसको एक बार यहाँ पे बना लिया करो, जिससे क्या होगी तुम्हें क्लियर दिखाई दे। प्रोडक्ट ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए था और ये हमारा टाइम था। ठीक है सेकंड पेयर क्या बनाऊंगा 50 और 18 के बीच में बना रहा हूँ, 50 18 0 20 ये हो गया। अब हमें क्या करना सेलेक्ट करना है, स्टार्ट करते हैं। किसको ए नॉट मानो, फर्स्ट वाला है उसको मैं ए नॉट मानूंगा, सेकंड वाले को क्या करो ए मान लो। अच्छा ठीक है मान लिया हमने, लेट एज्यूम रिएक्शन। अब हमें सिंपली क्या करना है, अगेन यहाँ से क्या करूँगा के वैल्यू निकालूंगा। के कैसे निकालूंगा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 ए नॉट डिवाइड बाय ए होता है फॉर्मूला। ठीक है एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। 2.303 टाइम कितना होगा 20 लॉग 10 ए नॉट मुझे किसको माना है 50 डिवाइड बाय, ओहो ए नॉट मैंने 15 माना है और ए जो है हमारे पास वो कितना है हमारे पास 18 चलो कोई नहीं 50 डिवाइड बाई 18। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 50 डिवाइड बाई 18 किसके टेबल में आता है 25 2 जा 15 और 9 2 जा 25 2 जा 50 होता है बिल्कुल, 9 2 जा 80 25 और 9 को और किसे सॉल्व करते हो 5 5 जा नहीं 3 3 जा, वहाँ 5 हो रहा है यहाँ 3 हो रहा है। हमेशा काटा किसे करो जिसमें दोनों का नंबर, जैसे 25 के टेबल में 2 टाइम 9 के टेबल में 2 टाइम, हमेशा देखना दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 4 से काटो यहाँ 5 से काटो, दोनों जगह सेम नंबर आना चाहिए। 25 2 जा 15 9 2 जा 25 बाय 9 आ गया।
तो 2.303 डिवाइड बाई 20 लॉग 10, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50/18 की जगह लिख सकता हूँ 25/9। मैंने यार ये देखा जो 25/9 है वो किसी का स्क्वायर है, किसका? 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। एंड जो 9 है वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको 5/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 2.303 डिवाइड बाई 20 लॉग 10 5/3 का स्क्वायर। और हमें एक बात पता है, जो यहाँ पे पावर होता है, जो भी अगर इसके ऊपर अगर कोई पावर आ गया तो सिंपली क्या, तो वो आगे आ जाता है। तो ये मेरे पास आगे आ गया 2.303 डिवाइड बाई 20, ये हो गया 2 लॉग 10 5/3। 2 ने इसको उड़ा दिया कितना, 10 टाइम से। तो ये फाइनली कितना बच गया मेरे पास 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 10 बेस पावर कितना हो गया 5/3। तो यहाँ से तुम्हारे पास की वैल्यू कितना निकल गया 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 10 की पावर 5/3। अब देखो जो तुमने फर्स्ट इक्वेशन देखो 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 10 5/3, दोनों का वैल्यू क्या सेम है? सेकंड और फर्स्ट दोनों का की वैल्यू क्या सेम है? अरे यार देखो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो मीन्स हमने जो एजप्शन वो क्या ट्रू, सो अवर एज्यूम इज ट्रू। जो हमने एज्यूम माना ट्रू है, सो अवर एज्यूम इज ट्रू। रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे हो गया भाई साहब? ये मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ से की वैल्यू निकाला, देखो ये और ये जो यहाँ से निकला, दोनों पेयर से क्या एकदम डिट्टो सेम टू सेम आ रहा है। अब दोनों सेम टू सेम आने का मतलब क्या है? मेरा काम तो हो गया। अब मैंने क्या लिखा था, अगर की वैल्यू अगर सेम आ गया, इफ द वैल्यू ऑफ के इज सेम देन अवर एजप्शन इज ट्रू। मतलब कि दोनों का की वैल्यू सेम है, मतलब जो मैंने एजप्शन माना था फर्स्ट ऑर्डर वो एकदम क्या करेक्ट है। अगर नहीं आता तो फिर मैं क्या कहता, इसी क्वेश्चन को मैं जीरो ऑर्डर मानता, फिर जीरो ऑर्डर से कहता सो ऑन सॉल्व करता। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट लॉ के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। याद रखना, देखो इसके आगे भी तुम सॉल्व कर सकते थे। सिंपली क्या करोगे, लॉग में मान लो कई जब इसको अगर तुम सॉल्व करने का ज़्यादा अगर मन हो जाए कि नहीं मुझे इसको सॉल्व करना ही करना, तो सिंपली क्या कर सकते हो, लॉग को वैसे तो दोनों का सेम आ चुका है। जो देखो लॉग अगर याद करो, लॉग का मैंने एक प्रॉपर्टी बता, लॉग 10 a बाई बी अगर कभी भी होता है सिंपली उसको क्या लिखते हो, लॉग 10 a माइनस लॉग 10 b। तो इसको a माइनस बी करो, लॉग 5 का वैल्यू पुट करो, लॉग 3 का वैल्यू पुट करो, फिर कैलकुलेशन करोगे यहाँ से k का एकदम एक्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम इसको करोगे कि दोनों की जगह से क्या होगा, k का एकदम सेम वैल्यू होगा, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मन में ये सवाल है इसने आगे सॉल्व क्यों नहीं किया? मैंने सॉल्व कर सकता था, मैं यहाँ पे लॉग 5 का वैल्यू पुट करता, फिर लॉग 3 का वैल्यू पुट करता, फिर दोनों को सॉल्व वगैरह करके अपना आंसर आता, लेकिन मैंने उससे इतने में रख देता हूँ। और मैं सेकंड पेयर का देखता हूँ तो सेकंड पेयर का भी डिट्टो एकदम सेम आ गया। भैया दोनों डिट्टो सेम आ गया, तुमको आगे सॉल्व करने का जरूरत क्या? तो मतलब कि रिएक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो एकदम ट्रू है, और हमने जो एजप्शन माना था एकदम ट्रू, और रिएक्शन कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता, मान ले कि क्या अगर सेम नहीं होता, तो मैं क्या करता? तो देखो इस केस में अगर सेम नहीं होता तब तो तुम्हें क्या करना, फिर से रिएक्शन को जीरो ऑर्डर मानते, फिर सोन क्या है सॉल्व करते। एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, मैं इसको प्रैक्टिस को जब कराऊंगा तो उस क्वेश्चन के अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ को इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मुझे क्या करता है, पेयर बनाना था, पेयर बना ले, फिर दूसरा पेयर बनाओ, फिर क्या करो सॉल्व करना है इस तरीके से। गॉट माय पॉइंट? ये पॉइंट करोगे, पेयर बनाओ, के वैल्यू निकालो, फिर पेयर बनाओ, फिर के वैल्यू निकालो, फिर जो भी तुमने एजप्शन मारा अगर वो ट्रू एकदम सही है तो कोई बात ही नहीं है। तो जो एजप्शन अगर ट्रू के वैल्यू अगर दोनों का सेम आ गया तो बोलो जो भी एजप्शन मारा वो एकदम सही है। अगर नहीं आया तो तुम ये बोलोगे कि हमारा एजप्शन क्या गलत है, फिर क्या करोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन करके फिर सॉल्व करो। अगर जीरो ऑर्डर में भी अगर नहीं है तो सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, सो ऑन ऐसे कर देंगे। लेकिन फर्स्ट या फिर जीरो ऑर्डर दोनों में से कोई ना कोई में के वैल्यू दोनों में सेम आ ही जाता है। अच्छा, तो इस तरीके से बेसिकली हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम उसे डील करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट जो मेथड इसका नाम है इनिशियल रेट मेथड। इसमें मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक इसका नाम है इनिशियल रेट मेथड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इनिशियल रेट मेथड याद करो, इसलिए मैं वापस यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कौन कौन से मेरे पास मेथड होते हैं। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला मेथड देखा हाफ लाइफ, दूसरा देखा हमने ग्राफिकल, थर्ड देखा हमने इंटीग्रेटेड हीट एंड ट्रैक। मोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट मेथड वो टी हाफ था। टी हाफ क्या एक तरीके से टी हाफ एंड जो ग्राफ वाला मेथड ना वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और टी हाफ से भी आ जाता है। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेटेड रेट जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, कई बार क्वेश्चन दे देगा और तुमसे पूछेगा अच्छा ये बताओ सोन करके सॉल्व करो। कुछ नहीं होता इसमें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा इजिली सॉल्व हो जाता है। अब हमें स्टार्ट करना है मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना एकदम नया एकदम फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। ये आई होप सो जो जितने भी मैंने मेथड बताया समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहा होगा, और फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम होता है बोलना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जिसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी। तो इसमें लग रहा है क्वेश्चन कम क्यों कर रहा है, इस टॉपिक में मैंने कम इसलिए क्वेश्चन कराया ताकि ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ में उतने क्वेश्चन कहीं भी आता नहीं है, कई बार बोर्ड में आ जाता है, तो फिर भी मैंने एक बता दिया स्टेप कैसे करना है, तुम सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन होगा तो मैं प्रैक्टिस जब क्वेश्चन दूंगा तो उसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगा, कोशिश करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी, उसका हम स्टार्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी, एकदम अलग है, इन सबसे अलग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक।
अच्छा ठीक है, मेरे से एक मिस्टेक होता क्या, केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग में देखना कहीं पर मैं मैंने डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला लिखा था तुम्हें, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। गलती तो नहीं बोल सकते, वो भी सही होता है, बट कई जगह वो फॉर्मूला काम नहीं करता है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मैंने फॉर्मूला लिखा था केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग में, ठीक है। रुकिए मैं पेज पलट के बताता हूँ कहाँ पे है। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में केमिकल काइनेटिक्स में देखो, केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक का यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बांटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते उसका मैंने ट्रिक बताता, मैं उसको सॉल्व किया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टर्म बताता कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। तो आई होप ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला, यहाँ पे जो मैंने मॉडल्स का जो सिंबल लगा, इसको तुम्हें रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको रिमूव करके करेक्ट कर लेना, डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी तो होगा, लेकिन मॉडल्स का सिंबल नहीं होगा। मॉडल्स का सिंबल मतलब कि जो नेगेटिव है, मॉडल्स का सिंबल सीधे रिमूव कर दो। अगर नेगेटिव होगा तो तुम्हें नेगेटिव लगाना है, अगर पॉजिटिव होगा तो तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव लगाना है। तो मतलब कि करेक्ट क्या करना है, बस छोटा सा करेक्शन है, जो मॉडल्स का सिंबल है उसको तुम रिमूव कर दो, बाकी तो एज इट इज फॉर्मूला रहेगा सेम एज इट इज। रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या कर दो, मॉडल्स का जो सिंबल है उसको अभी क्या करो, फटाफट जो ये मॉडल्स का सिंबल है ना, सिंपली इसको हटा दो। मतलब अगर तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव ही आएगा, कोई उसमें मॉडल्स का नहीं आएगा, कोई इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मान लो रेट ऑफ अपीयरेंस -2 आ रहा है तो -2, ऐसा नहीं कि मॉडल आके तुम सिंपली उसको 2 कर, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या और रेट ऑफ अपीयरेंस जो मेरे पास मॉडल्स का यहाँ पे जो सिंबल था उसको यहाँ पे रिमूव कर लेना। छोटा सा मेरे से भी माइनर मिस्टेक हो गया, ये फॉर्मूला तो सही है लेकिन कई जगह क्या होता है, काम नहीं करता। इससे अच्छा क्या है कि एकदम करेक्ट फॉर्मूला ही दूँ। तो यहाँ पे मॉडल्स का जो सिंबल है उसको रिमूव कर लेना, ठीक है। सॉरी, छोटा सा मिस्टेक हो गया। मॉडल्स का सिंबल आई होप से रिमूव करके इसका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी बाय क्या होगा, डेल्टा। फॉर्मूला वही रहने वाला, बस एक तुम्हें एक मॉडल्स का जो सिंबल है वो क्या करना है, तुम्हें करेक्ट कर लेना। तो आई होप से करेक्ट कर लिया होगा इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में क्या होगा, जो मॉडल्स का सिंबल होता है बस उसे रिमूव कर दो। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हें नेगेटिव देना, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हें क्या करना, पॉजिटिव देना। मॉडल से हमें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं। तो आई होप से इस पॉइंट को करेक्ट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्युलरिटी। सो आई होप सो रेट ऑफ अपीयरेंस में मॉडल्स का जो सिंबल था और डिसअपीयरेंस में मॉडल्स का सिंबल तुमने रिमूव कर लिया होगा। यही मुझे यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट था जो मुझे यहाँ पे बताना था, मीन्स करेक्ट करवाना था, ठीक है। तो आई होप सो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में जो यहाँ पर भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्टिंग में ही जो मॉडल्स का सिंबल था उसे रिमूव कर लेना। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो नेगेटिव रहेगा, अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस तरीके से हमें सिंबल को यहाँ पे रिमूव करना था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, जो हमारा मेन जो टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी ये बेसिकली होता क्या है, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूँ फिर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। मॉलिक्युलरिटी जो होता है, मॉलिक्युलरिटी इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और तुम बोल सकते हो एटम्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ, क्या हो गया इसको, होल्ड ऑन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी collide simultaneously, लिख दो चलो, that must be collide simultaneously to get product in an elementary reaction, कुछ भारी भरकम सा यहाँ पे डेफिनेशन से डरना नहीं है, in an elementary reaction, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है। बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली, के आगे को यहाँ पे वर्ड यहाँ पे अटैच कर लेना, एंड इफेक्टिवली। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला फिर एटम ऑफ रिएक्टेंट दैट मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली टू गेट प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी। लेकिन यहाँ पे 2 नए वर्ड मिले, कौन कौन सा। पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। याद करो, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में मैंने कुछ बताया था, गोल्डबर्ग एंड वैगी नाम के कुछ साइंटिस्ट थे, वहाँ पे मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन उसे बोलते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब कि सिर्फ एक ही स्टेप में क्या होता है, काम हो जाए फटाफट, एक स्टेप में क्या और अपना रिएक्शन क्या होगा, एकदम कंप्लीट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जो भी तुम्हारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लो A+B कुछ भी यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, कुछ प्रोडक्ट दे रहा है,
तो जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिव, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे साइमल्टेनियसली मतलब ऐसा नहीं हो कि कैसे भी कोलाइड नहीं, कुछ कोई एंगल होगा, कोई किसी पर्टिकुलर एनर्जी होगा, किसी पर्टिकुलर मतलब कोलाइड करोगे, मतलब एक यूनिफॉर्म मैनर में कोलाइड करोगे आपस में, जो कि क्या प्रोडक्ट हमें दे रहा होगा, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम ऑफ रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स है मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली, मतलब कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक, और इफेक्टिवली मतलब कुछ एक पर्टिकुलर मैनर में, जैसे बोला जाता है एकदम स्ट्रेट लाइन में चलना है, तो वैसे ही मान लो कुछ इफेक्टिवली यहाँ पे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो मान लो एकदम फिक्स एंगल पे रोटेट करेंगे, फिक्स एंगल पे आपस में एक दूसरे कोलाइड करेंगे, इस तरीके से टू गेट प्रोडक्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि जो मेरा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली, मतलब कि कोई पर्टिकुलर एंगल एनर्जी के साथ, जो कि क्या प्रोडक्ट दे रहे होंगे किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि यार जो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एकदम एक पर्टिकुलर एकदम फिक्स शेप मान लो, एंगल बोलो, एनर्जी बोलो, जो क्या कहते हैं हमें प्रोडक्ट देते हैं किसके अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यार सीधे सीधे मैं एक लाइन में बोलूँ, कंफ्यूज मत होना, रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट देंगे किसके अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर, जो सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यार सीधे सीधे यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के एक लाइन में डेफिनेशन ये होता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली, मतलब कोई फिक्स एंगल हो गया, फिक्स एनर्जी के साथ आपस में लोग कोलाइड करते हैं, जो कि क्या कहते हैं प्रोडक्ट हमें देते हैं किसके साथ, किसके अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट देते हैं उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। अच्छा, पहला पॉइंट क्लियर हो, इसका डेफिनेशन क्या था। दूसरा, ये जो डेफिनेशन है ना, ये बना कैसे, ये डेफिनेशन बना किससे, कोलिजन थ्योरी से। जो कोलिजन थ्योरी था वहाँ से इस डेफिनेशन को लाया गया। कोलिजन थ्योरी हमें क्या बोलता है, मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड, वही इफेक्टिवली क्या मतलब ये होता है कि कुछ फिक्स एनर्जी पे, फिक्स एंगल पे आपस में एक दूसरे से कोलाइड, ये नहीं कि मुंह उठा के चले और आपस में टक्कर, नहीं, कुछ एकदम फिक्स एंगल होगा, फिक्स एनर्जी के साथ ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड होंगे, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे किसके मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिखा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कैसे, इफेक्टिवली, जो कि क्या होगा, हमें कुछ प्रोडक्ट दे रहा होगा। ये हमें बोलता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हमें ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं, किस मैनर में, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली यहाँ पे वर्ड का मतलब है, यहाँ पे लिख भी लेना, इफेक्टिवली का मतलब है फिक्स एंगल, कोई फिक्स एंगल पे कोलाइड करेंगे, कुछ फिक्स एनर्जी होगा, एनर्जी फिक्स एनर्जी पे होगा, बेसिकली कोई फिक्स इनका एनर्जी बोल दिया, इतने एनर्जी पे बेसिकली कोलाइड, या फिर और भी सो ऑन। तो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी से क्या हो, बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी का यहाँ पे डेफिनेशन है। मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, कई बार बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लेता है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग यहाँ पे सीधी सीधी है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड हो रहेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिव, मतलब कि एक के बाद एक, और क्या होगा, इफेक्टिवली मतलब कुछ फिक्स एंगल पे, फिक्स एनर्जी पे, जो क्या करें हमें कुछ प्रोडक्ट दे रहा होगा किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ एक स्टेप के अंदर क्या हो काम हो जाए। मॉलिक्यूलरिटी, अब यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने क्या, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख दो यहाँ पे, एनसीईआरटी वालों ने बोला ये मॉलिक्यूलरिटी का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर नोट डाल के पॉइंट लिखो, मॉलिक्यूलरिटी कंसेप्ट इज ओनली वैलिड फॉर elementary reaction, is valid, molecularity concept is only valid for elementary reaction। elementary मतलब जो एक स्टेप के अंदर रिएक्शन क्या कंप्लीट कर लेते हैं, एक स्टेप में बन गए elementary reaction, not valid for, not defined, या फिर valid लिख लो, not defined for complex reaction। complex मतलब जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं, complex reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है मल्टी स्टेप रिएक्शन, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे स्टेप लेके बनते हैं, मल्टी स्टेप। मतलब कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफाइन होगा, वहाँ मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करने के लिए उन लोगों ने एनसीईआरटी वालों ने बोला सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पे डिफाइन होता है, बेसिकली जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है, बाकी कहीं भी क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप ऐसे रिएक्शन जो बन, जहाँ पे स्टेप पे रिएक्शन बन रहे होते हैं, वहाँ पे क्या मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होगा। तो ये था मॉलिक्यूलरिटी का कुछ डेफिनेशन जो हमें समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी का जन्म कहाँ से हुआ, कोलिजन थ्योरी से हुआ। तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन ये बोलता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली। साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ पे हर एक डेफिनेशन में तो लिखना ही लिखना, भूल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, आधा मार्क्स काट लेगा। साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली का मतलब है एक पर्टिकुलर फिक्स मैनर में,
फिक्स मैनर में क्या होगा, एक दूसरे से आपस में एक दूसरे कोलाइड करेंगे, जो कि हमें प्रोडक्ट दे रहा होगा, लेकिन किस रिएक्शन का, एलिमेंट्री रिएक्शन का। इसे हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी, हमें यहाँ पे बोला जाता है। मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या मॉलिक्युलरिटी मल्टी जो स्टेप रिएक्शन में वैलिड होता है, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर डिफाइन नहीं है। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर डिफाइन होता है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी हमारे पास डिफाइन होता है, बाकी कहीं भी मॉलिक्युलरिटी को मैं डिफाइन नहीं करता। ये बात कौन बोलता है, एनसीईआरटी हमें यहाँ पे बोल रहा था। तो ये हमने यहाँ पे भी ये समझा कि मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फिर मॉलिक्युलरिटी कहाँ पे वैलिड है। आई होप सो ये समझ में आ गया कि जो एक नया कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, इसका बाद हमें पढ़ना है कि मॉलिक्युलरिटी के कहाँ पे यूजेज है, क्या काम हो गया, ये सब कुछ अब हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। मॉलिक्युलरिटी में आगे बढ़ो उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जितने भी मैंने एक बार करेक्ट करना रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला उसको करेक्ट करना। उसके बाद बाकी जितने भी अभी तक तुमने पढ़ा, मेथड टू डिटरमाइन हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो इसको करेक्ट कर, और जितने भी हमने अभी तक मेथड पढ़ा उसको एक बार वापस से रिवाइज खुद से करना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टी हाफ वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ कई बार एग्जाम में डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया, घुमा फिरा के तुम्हें लैंग्वेज देगा, अगर तुम्हें ग्राफ पता होगा तुम फटाफट इजिली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर ग्राफ नहीं पता होगा तो क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। थर्ड जो मेथड मैंने बचा जो हिट एंड ट्रायल का था, वो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी उसका क्या होता है कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, बट बाकी ऐसे क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि ध्यान से जो भी पढ़ो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो क्या होगा, इजीली चीज़ें समझ में आएगा। अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। एंड रहा बात की क्वेश्चन यहाँ पे मैं भी कम करा रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस या फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन देने वाला हूँ। इस बार सिंसियरली हमें करना है क्वेश्चन को, जैसे सॉल्यूशन का दिया, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। सॉल्यूशन मुझे अभी भी याद है, सॉल्यूशन का सारे चैप्टर, जैसे एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, फिर एक क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स का एक एक क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन को पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी में, आगे देखते हैं क्या होता है मॉलिक्युलरिटी का। आई होप सो डेफिनेशन पार्ट समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्युलरिटी हमारे पास क्या होता है। इसका देखो ये एनसीईआरटी वालों ने इन्होंने बोला जो मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर डिफाइन होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है।